गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के टॉपिक विशेषण। और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं हिंदी ग्रामर के संज्ञा, सर्वनाम और क्रियाओं के बारे में। ये चारों ही दोस्तों विशेषण और को शामिल करने चारों ही दोस्तों रूप और प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है जो जो कहलाते हैं विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जो होते हैं जिनका परिवर्तन लिंग वचन के आधार पर हो जाता है। विकारी चार प्रकार के होते हैं विकारी शब्द: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रियाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे विशेषण के बारे में। उसके बाद अविकारी शब्द हो जाएंगे। इस तरह रूप और प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेषण विशेषण क्या होते हैं? कौन से शब्द होते हैं विशेषण? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों विशेषण। क्या कहलाते हैं? विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उनकी जो विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सब विशेषण कहलाते हैं। पहले जैसे कि एग्जाम के लिए पतला आदमी, अब इसमें पतला क्या है? इसका विशेषण है। मोटा आदमी, इसमें आदमी क्या है? विशेषण है, सॉरी संज्ञा है। और मोटा क्या है? इस आदमी की विशेषता बतला रहा है। मोटा संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। और संज्ञा कौन सी है? हमारे आदमी। तो विशेषण क्या हो जाएगा? मोटा। लंबी लड़की, लड़की क्या है? संज्ञा है। और लंबी क्या है? इस संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही है, तो इसलिए विशेषण हो जाएगा। बौनी लड़की, लड़की क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही है बौनी, तो ये विशेषण हो जाएगा बौनी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कुछ विशेषणों की पहचान होती है। और बात करें विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण होते हैं दोस्तों 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो एक शब्द और है मैं बता देता हूँ कि एक होता है विशेष्य। क्या होता है? विशेष्य। और एक होता है विशेषण। ठीक है, विशेषण मैंने आपको बता दिया क्या होता है। विशेष क्या होता है? जो संज्ञा होती है ना, जिसकी विशेषता बतलाई गई होती है, जो संज्ञा होती है जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। तो अब इसमें देखिए, पतला तो क्या हो गया? विशेषण। आदमी संज्ञा है, तो इसको कहेंगे हम विशेष्य। ठीक ठीक है, संज्ञा सर्वनाम को विशेष्य कहेंगे जिसकी संख्यावाचक विशेषण। इसके भी 2 भाग हैं, निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक। और तीसरा है प्रमाणवाचक विशेषण, इसके भी 2 भाग हैं, निश्चित प्रमाणवाचक और अनिश्चित प्रमाणवाचक। चौथा संकेतवाचक और पांचवा है भाई व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला करते हैं साहब गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के कौन से होते हैं? अब जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, गुणवाचक कुछ गुण होंगे संज्ञा और सर्वनामों के, तो जो उनकी विशेषता बतलाई जाती है तो वो कहलाएंगे शायद गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, समय, स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे काला आदमी क्या है? गुण या दोष दोनों ही हैं। पुराना रूप हो गया, दयालु रूप हो गया, ईमानदार स्वभाव हो गया, बेईमान स्वभाव हो गया, गुलाबी रंग हो गया, मीठा गुण हो गया, मुलायम स्वभाव हो गया, कोमल स्वभाव हो गया, चौकोर दशा हो गई, जोधपुरी स्थान हो गया। तो इस तरह। ठीक है दोस्तों, तो गुणवाचक विशेषण कौन से होंगे? वे शब्द जो किसी संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, समय, स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता ही दिया सारी ही चीज़ें। जैसे काला आदमी, पुराना पेंट, दयालु व्यक्ति, ईमानदार आदमी, बेईमान आदमी। अब बेईमान तो हो गया विशेषण, आदमी हो गया
विशेष्य या संज्ञा सब संज्ञा। अब दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और ये भी दो प्रकार के बताए थे। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं भाई निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे 1 दर्जन केले, अब ये निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। केले कितने? 1 दर्जन है भाई। दोहरा शतक, जो शतक लगाया गया कौन सा लगाया? दोहरा लगाया कि 200 रन बनाए हैं, ये निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। पहला व्यक्ति, व्यक्ति कौन सा है? पहला, तो निश्चित संख्या हो गई ना कि इनमें से 1 2 3 में से कौन से व्यक्ति को चूज करना है? पहला। दोनों गांव, कौन से गांव है? ये दोनों गांव। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया भाई निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे चलते हैं। अब ऐसे ही है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराएंगे वो कहलाएंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कई गांव, स्पष्ट है गांव, इसके लिए नहीं करके संख्या निश्चित नहीं है। कितने गांव हैं? 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। ठीक है। कुछ व्यक्ति, अब इसमें भी स्पष्ट नहीं हो रहा कितने व्यक्ति हैं। 20 कोस, अब इसमें भी ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कन्फ्यूज के लिए संख्या दे रखी है 20, लेकिन अगर हम इसको बहुवचन बना दें तो इसका मतलब हो जाता है 20, मतलब कि पक्का नहीं है ये 20 किलोमीटर है। 18 भी है, 19 भी है, 20 भी है, 21 भी है, 22 भी है, 23 भी है। इसका मतलब ये है कि वो 20 कोस है, इसका मतलब 18 किलोमीटर हो सकता है। निश्चित नहीं है वो 20 किलोमीटर है, 18 भी हो सकता है, या 20 के 2 4 ऊपर है, 2 4 नीचे, इस वजह से 20 कोस। ठीक है। तो इस टाइप का कुछ दे दिया जा सकता है आपके लिए। जैसे 20 कोस, 5 एक कपड़े, 5 रुपये। तो 5 का मतलब ये निश्चित संख्या नहीं है। 5 या तो 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। इस वजह से 5 कपड़े। ठीक है, तो ये हो गया आपके संख्यावाचक विशेषण। अब बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या तोल का माप कराएंगे। देखो, एक होती है संख्या, एक होती है माप। माप होता है परिमाण, पैमाना का जो बोध कराएंगे वो कहलाएंगे आपको संख्यावाचक विशेषण, सॉरी परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये है कि ये माप हो गई तापमान को मापने की। ठीक है। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, संख्या और पर माप में दोस्तों कंफ्यूज मत होना। संख्या एकदम फिक्स होगी, आपको किसी वस्तु की विशेषता वस्तु के आगे होगी, कितनी वस्तुएं होंगी, ये माप होगी। जैसे कि 2 मीटर कपड़ा। और है जैसे कि ज़मीन है, अब ज़मीन को कैसे मापेंगे? बीघा में। 2 बीघा ज़मीन, 2 बीघा ज़मीन। 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध। जो चीज़ मापने की है वो होगा परिमाणवाचक, और जो चीज़ गिनने की है वो होगी भाई दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। संख्या कौन सी? जिसको गिना जा सकता है, और माप जिसे नापा जा सकता है। ओके, तो ये भी 2 प्रकार के हैं, निश्चित और अनिश्चित, सेम मैंने बताया था। अब निश्चित में तो ये है ही ना, अनिश्चित में हो जाएंगे 1 मुट्ठी गेहूँ। जैसे गेहूँ है, गेहूँ को तोलेंगे तो हैं हम, गेहूँ को तोलते तो हैं, दूध को भी तोलते हैं, गेहूँ को तोलते हैं, मिठाई को तोलते हैं। जिन चीज़ों को हम तोलते हैं वो हो जाएंगी परिमाणवाचक, और जिनको गिनेंगे वो हो जाएंगे संख्यावाचक। तो अब इसमें भी निश्चित अनिश्चित मैंने बता दिया। अनिश्चित में जैसे कि 1 मुट्ठी गेहूँ, 1 मुट्ठी गेहूँ का मतलब ये है कि उसकी माप फिक्स नहीं है, 1 मुट्ठी कितनी है। ठीक है, कि आधे किलो है, 1 किलो है, 1 मुट्ठी का आइडिया है, बस अंदाज है। 1 चम्मच दूध, अब 1 चम्मच दूध से आप आइडिया नहीं लगा सकते ना कितना दूध है, कि 1 लीटर है, आधा लीटर है, 1.25 लीटर है, या 1/4 लीटर है। तो 1 चम्मच है, और चम्मच कितनी बड़ी है ये भी आइडिया नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ होती हैं वो अनिश्चित परिमाणवाचक में आएंगी। 1 मीटर कपड़ा, वो तो मैंने आपको बता दिया था।
अब बात करते हैं संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण की। कौन से? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हैं उन्हें कहते हैं संकेत या वाचक या सर्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो कहलाते हैं संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। कौन से? जो सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो कहलाते हैं संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। इनमें सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा आपको उसको समझा देता हूँ। जैसे कि हमने पढ़े थे सर्वनाम में कितने प्रकार के थे? 6 प्रकार के। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था, निश्चयवाचक पढ़ा था, अनिश्चयवाचक पढ़ा था, प्रश्नवाचक पढ़ा था, संबंधवाचक पढ़ा था और निजवाचक सर्वनाम पढ़ा था। तो हमने उसमें से एक पढ़ा था कि भाई कि कैसे अंदाज लगाया जाए कि ये शब्द विशेषण है या सर्वनाम है। जैसे कि आ गया यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। ठीक है, अब इसी तरह आता है इसमें अगर हम इसको बात करें ये निश्चयवाचक सर्वनाम भी हो जाता है, यह मेरा घर है। ठीक है, यह है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, यह मेरा घर है। इसका मतलब जो घर है ये मेरा ही निश्चय घर मेरा है। अब इसमें क्या अंतर है? यह घर मेरा है, यह मेरा घर है। बस दोस्तों यही अंतर है कि जो पहला जो शब्द था यह मेरा घर है, उसमें जो सर्वनाम है उसके बाद आया है सर्वनाम ही आया है। ठीक है, और इसमें आया है सर्वनाम के बाद संज्ञा। घर, घर क्या है? संज्ञा है। तो जो संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण होंगे ना उनमें सर्वनाम के बाद आएगा विशेषण, और जो निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे उनमें सर्वनाम के बाद आएगा सर्वनाम ही। ठीक है जी, तो ये है कहानी। अब आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। और जब आप सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। फिलहाल तो आपने पढ़ा नहीं होगा तो मेरी बात ऊपर से निकल जाएगी। पहले सर्वनाम पढ़ना फिर विशेषण पढ़ना। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। ये जो नियम है दो चीज़ों पर लागू नहीं होता भाई साहब। ये होता है एक तो दो उन पर सर्वनामों पर, एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम पर लागू नहीं होता। किस पे? पुरुषवाचक सर्वनाम पर लागू नहीं होता भाई, याद रखना। और दूसरा नहीं होता भाई निजवाचक सर्वनाम पे। कौन से पे? निजवाचक सर्वनाम पर लागू नहीं होता है। ठीक है सरकार, ये पुरुषवाचक सर्वनाम पर अन्य पुरुष पर लागू होता है। मैंने बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जो निजवाचक ये लागू होगा, लेकिन उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष पर लागू नहीं होगा पुरुषवाचक सर्वनाम पर, और दूसरे निजवाचक सर्वनाम पर लागू नहीं होगा। निजवाचक मैंने आपको बताया था जो जब वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाले कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है कि मैं खुद इस काम को करूँगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, मैं अपना खाना बना रहा हूँ। मैं एक बार जैसे अपना आया, ये क्या है? निजता के लिए आया है ना कि मैं खुद बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये था भाई संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है इसमें, देखिए। इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, वह कौन गा रही है। इस वाक्य में इस, उस, वह आदि संकेतवाचक विशेषण है। मैंने बताया था कि सर्वनाम के बाद क्या आएगा? सीधा संज्ञा, तो वो कहलाएगा विशेषण। और सर्वनाम के बाद आइए सीधा सर्वनामी, तो वो कहलाएगा भैया सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। इस गेंद को मत फेंको, इसके बाद आ गया आपका संज्ञा, तो
सीधा सा बात है, ये संकेतवाचक विशेषण हो गया। उस पुस्तक को पढ़ो, इसका मतलब उस संज्ञा, ये सर्वनाम के बाद क्या आया, सीधा संज्ञा आई है तो विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण, वे विशेषण जो व्यक्ति संज्ञाओं से बनकर, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी ये कर लीजिए, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलकर बनते हैं वो कहलाते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती हैं? जोधपुर। व्यक्तिवाचक में कौन सी है? स्थानवाचक, बनारस, कश्मीर, बीकानेर, ये क्या है? स्थान। अब ये जोधपुरी जूती, जो जूती हैं वो कौन सी हैं? जोधपुरी हैं। इसका मतलब ये जो जोधपुरी है, इस जूती की विशेषता बतला रहा है। जो विशेषता क्या है इसकी, जोधपुरी जूतियों की क्या विशेषता है इस जूती की, कि ये जोधपुरी हैं। जैसे साड़ी बना, अब इसमें लिखा बनारसी साड़ी, साड़ी कौन सी है? बनारसी है। तो ये साड़ी की विशेषता बतलाई जा रही है कि कौन सी साड़ी है? बनारसी साड़ी है। तो इस तरह के जो विशेषण होते हैं जो संज्ञा शब्दों के मिलकर बनते हैं वो कहलाते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे जोधपुर क्या पहले संज्ञा थी, अब हमने इसको में ई लगा दी, इसको कर दिया जोधपुरी। और बनारस है, हमने इसमें बनारस में पहले क्या थी? संज्ञा थी, स्थानवाचक संज्ञा बोलते हैं इसको, तो इसमें हमने ई लगा दी तो कर दिया हमको बनारसी। ठीक है, तो बनारसी क्या हो जाएगा? एक विशेषण हो जाएगा। ऐसे कश्मीर था, कश्मीर पहले संज्ञा थी, उसमें ई लगा दिया, कश्मीरी हो गया। तो इस तरह की जो संज्ञा होती हैं व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। सॉरी, इस तरह के जो विशेषण होते हैं ना, तो वो कैसे, कौन से कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जब जो संज्ञा शब्दों से मिलकर, संज्ञा शब्दों से बनते हैं, सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से बनते हैं, वो कहलाते हैं जो व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, जोधपुर से जोधपुरी कर दिया तो व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। बनारस से बनारसी कर दिया, बनारस संज्ञा होगी लेकिन बनारसी क्या होगी? विशेषण होगा। ठीक है जी, तो ये थे 6 सर्वनाम। अब आगे चलते हैं, विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की व्यवस्था होती है जब इनकी तुलना की जाती है, विशेषण किसी व्यक्ति की, या एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति या ज़्यादा व्यक्तियों की तुलना की जाती है आपस में, तो उसकी 3 अवस्था बताई गई हैं विशेषण की। पहले थी मूलतमा अवस्था विशेषण। ठीक है, तो मूल अवस्था क्या होती है? जहाँ शब्द या वाक्य अपनी मूल अवस्था में रहते हैं, इसमें किसी संज्ञा सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध कराया जाता है। सामान्य स्थिति जो सामान्य होती है, किसी से तुलना नहीं की जाती, तो वो कहलाती है मूल अवस्था। तो उनकी तुलना नहीं की जाती। जैसे श्याम अच्छा लड़का है, इसमें किसी, श्याम की किसी से तुलना नहीं की जा रही है। इसमें अच्छा क्या है? विशेषण है, लड़का संज्ञा है, तो ये विशेष हो गया। राम होशियार है, तो इस तरह के शब्दों में कि किसी राम और श्याम की कहीं भी तुलना नहीं की गई किसी अन्य व्यक्ति से, इसलिए कहलाएंगे मूल अवस्था विशेषण। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तरावस्था विशेषण की, जहाँ एक की तुलना गुण या दोष के आधार पर किसी अन्य दूसरे से की जाए। सपोज करो एक ये आदमी है, एक ये आदमी है। अब मैं, ये राम है और ये श्याम है, मैं तुलना कर रहा हूँ दोनों की। जो श्याम है ना राम से अच्छा है, या फिर राम जो है ना श्याम से अच्छा है। तो अब जहाँ पर दो लोगों की तुलना की जाती है वो कहलाती है उत्तरावस्था। उत्तरा, जैसे इसमें लिखा हुआ है उत्तरावस्था। ठीक है, ज़्यादा लोगों की नहीं हो रही है, सिर्फ दो लोगों की दो लोगों की तुलना हो रही है। तो जैसे अशोक श्याम से अच्छा है, अशोक जो है श्याम से अच्छा है, अशोक और श्याम की तुलना हो रही है, इनमें कौन बेहतर है? प्रशांत अभिषेक से श्रेष्ठतर है। जो प्रशांत है अभिषेक से श्रेष्ठ है, शायद पढ़ने में हो, लिखने में हो, खेलने में हो, व्यवहार में हो, लेकिन कुल मिला के जो प्रशांत है अभिषेक से श्रेष्ठतर है।
दो ज़्यादा सुंदर कौन है, तो किसी ने कहा भाई सीता ज़्यादा सुंदर है, तो दो लोगों में तुलना जो हो रही है, तो इसका मतलब यही वहाँ उत्तरावस्था विशेषण की विशेषताएं दिखेंगी आपको। अब जैसे कि वाक्य में कहीं कहीं पे तर्क का प्रयोग होता है, तो आप समझ लेना, अगर कन्फ्यूज जल्द वो शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, जो तर्क का प्रयोग जहाँ होता है वो होती है उत्तरावस्था, और जहाँ पर तम का प्रयोग होगा वो होगी उत्तमावस्था। उत्तरा और उत्तमा, ठीक है। चलिए आगे चलें। अब है उत्तमावस्था विशेषण, जहाँ एक की तुलना सबसे की जाती है। व्यक्ति एक है, लोग जैसे ये राम है, अब राम की तुलना श्याम, मोहन, सोहन, अमन, अशोक, इन सभी से की जा रही है कि राम में सबसे अच्छा है, या राम में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, या कुछ अन्य। तो वो होगी भाई उत्तम अवस्था, जब एक व्यक्ति की तुलना कई लोगों से की जाए, या तो कुछ कमी हो उसकी, या फिर उसकी अच्छाई के लिए, या कमजोरी के लिए, तो वो होगा उत्तमा, ठीक है। जैसे इसमें आएगा उच्चतम, अधिकतम, निकटतम, मधुरतम, तो शब्द के अंत में तम का प्रयोग होता है। जैसे सीता कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है, जो सीता है उस कक्षा में बैठी सभी छात्राओं से श्रेष्ठ है, चाहे वो राधा बैठी हो, चाहे वो सरला बैठी हो, सरिता बैठी हो, या अन्य जो बैठी हैं छात्राएं, उन सबसे श्रेष्ठ कौन सी है, सीता है। तो सीता की तुलना की जा रही है पूरी कक्षा से, इसका मतलब एक से अधिक के लिए। इसका मतलब ये है कि ये होगी उत्तमा अवस्था विशेषण की। और देख लेते हैं, रमेश सबसे अच्छा लड़का है, इसका मतलब ये जो अन्य लड़के रमेश के साथ रहते हैं उन सबसे सबसे व तम का प्रयोग एक साथ करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। याद रखना दोस्तों, वाक्य में दोनों का प्रयोग एक साथ ना करें। सबसे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि राम ने सबसे अधिक सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए, ये वाक्य जो कि अशुद्ध है। और इसी को हम यूँ लिखें, राम ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, ये वाक्य शुद्ध है। सबसे के साथ अधिकतम का प्रयोग ना करें, सबसे के साथ अधिक का प्रयोग करें, उत्तम अवस्था का प्रयोग ना करें। सबसे खुद ही उत्तम अवस्था है और उसके साथ अधिकतम लग जाता है तो डबल उत्तम अवस्था बन जाती है। इस तरह का प्रयोग ना करें। राम ने सबसे अधिक अंक प्राप्त की, ये शुद्ध वाक्य है। राम ने सबसे अधिकतम अंक प्राप्त की, ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रविशेषण की। प्रविशेषण कौन से होते हैं? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं वो कहलाते हैं प्रविशेषण। एक तो विशेषण है जो संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, एक प्रविशेषण है उस विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है। जैसे राधा सुंदर है, इसमें सुंदर क्या था? विशेषण था, ठीक है। राधा सुंदर है, इसमें विशेषण क्या था? सुंदर था। राधा की विशेषता बतलाई जा विशेषण की भी विशेषता बतलाई जा रही है कि सुंदर तो है लेकिन अत्यंत सुंदर है, घनी ज़्यादा सुंदर है, तो ये कहलाते हैं भाई प्रविशेषण, ठीक है। जैसे कि अन्य सोहन सोहन अत्यंत कमज़ोर है। कमज़ोर तो कमज़ोर क्या हो गया? सोहन की विशेषता बतलाई जा रही है, सोहन क्या है? कमज़ोर है, तो विशेषण क्या हो गया? कमज़ोर। कितना कमज़ोर है? अत्यंत कमज़ोर है, कि विशेषण की और विशेषता बतलाई जा रही है। तो इस तरह के होते हैं प्रविशेषण। तो ये था आज का अपना टॉपिक विशेषण दोस्तों। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।